गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना सर कि आज के बाद 120 वाला जो सीरीज था ना उसका टेंशन खत्म हो गया। हाँ, आज के बाद आप ये नहीं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सर कि अगला 10वां क्लास लाइए, नहीं करने का मौके नहीं देंगे सर। आज की क्लास में पूरा का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा सर। इससे पहले शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बस एक ही बात बोलना चाहूँगा सर कि जो आप सब ने मेरे को इतना ज़्यादा आपने परेशान किया सर कमेंट करके सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ। लगातार लगभग 20 दिन से 10 दिन से कमेंट बॉक्स में सिर्फ यही कमेंट सेक्शन में आ रहा था, सर 120 वाला सीरीज कब आएगा सर। ये ऑलरेडी हमने पहले 8 क्लास ले चुका हूँ और ये 9वां क्लास से आपका टेंशन खत्म कर देंगे। आज के बाद आपको 10वां क्लास का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बस शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल पे जो भी लोग पहली बार आए थे शिद्दत से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और ये 120 क्वेश्चन सोशल साइंस में कर लीजिए और एग्जाम को लेकर के टेंशन खत्म कर दीजिए। हाँ, जब आप 120 क्वेश्चन ये कर लीजिएगा ना सर तो क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर ये सब उठाइएगा ना तो आपको अंदर में ना सर दिल और दिमाग दोनों जगह ना कुछ फील होगा कि अब की बार रियलिटी में इतना से बाहर नहीं आएगा सर। पिछले बार की रिकॉर्ड है सर, जितना मैंने पढ़ाया था उतना ही से पूरा पूछा था, तभी तो रिजल्ट की दुनिया में एक अलग जलवा था सर। और अब की बार मेरा सोच है और आपका और आपकी मम्मी पापा का सपना है कि 482 से भी पार आना चाहिए सर। तो हमारा तो एक को संदेश है सर कि हर घर में एक टॉपर पैदा होनी चाहिए। कोई अपने घर का टॉपर होगा तो कोई अपने जिला का टॉपर होगा, तो कोई अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर होगा, कोई अपने प्रखंड का टॉपर होगा, कोई अपने स्कूल का टॉपर होगा, लेकिन हर घर में एक टॉपर होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरुआत सर। और पिछला सोशल साइंस का हमने बहुत सारे क्लासेस लिया है। ठीक है, तो पिछले जितना भी क्लासेस हमने लिया है सोशल साइंस का वो सारे क्लासेस को जाकर के आप लोग देख लीजिए। ठीक है सर। अच्छा, एक बात और हम बता देना चाहते हैं सर आप सभी को कि इस क्लास को तो देख लीजिएगा, ठीक है सर, लेकिन बहुत सारा क्लास हमने ऐसे क्लास लिया है जिसमें हमने आपको टॉप 120 नहीं लिखा है। ठीक है, बट वो सब भी क्वेश्चन आप इसी में ऐड करके पढ़ लीजिएगा सर। ठीक है, मैंने क्या बोला कि बस इसका प्लेलिस्ट में जाइए। ठीक है, इसका प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जितना भी क्लास है ना सोशल साइंस का वो सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं धुआं, बस टेंशन खत्म है। फिर 120 वाला सीरीज को हम लोग काहे देखेंगे, नहीं देखने का मौका देंगे मेरे भाई, बस टेंशन खत्म कर देंगे आपका। ठीक है, चलिए आइए सर, थोड़ी सी आज की क्लास जो होगा ना वो लंबा होगा। क्या होगा सर, लंबा होगा। ठीक है, आइए, हमने पिछले 58 क्वेश्चंस करवाए थे। ठीक है, 58 क्वेश्चंस करवाए थे, 59 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करने वाले। ठीक है, चलिए आइएगा। कहता है क्या सर कि नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखे। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखे। हमने क्या बोला, नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखे। तो कहता है नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य को लिखे तो नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है, मतलब बहुत सारे हैं सर। ठीक है, आना 1 नंबर में कहता है सिंचाई एवं भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन या प्रबंध। मैंने क्या बोला है सर, मैंने 1 नंबर में बोला सिंचाई और भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन। मतलब क्या कहता है, नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य को लिखे। नदी घाटी परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था सर, सिंचाई। क्या था, सिंचाई, भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन, मतलब सिंचाई करने में क्या होगा, हम लोग को मदद होगा। ठीक है ना, आना 2 नंबर की तरफ कहता है जल विद्युत शक्ति उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण। सर हम लोग जो विद्युत जो आता है ना, हमारे घर तक जो करंट आता है, आपके घर तक जो करंट जाता है और आपकी उनके घर तक जो करंट जाता है सर, वो किन की वजह से जाता है, नदी घाटी की वजह से। अगर नदी घाटी नहीं होगा ना सर तो विद्युत का मतलब उपयोग, विद्युत होगा ही नहीं सर, विद्युत मतलब उत्पादन होगा ही नहीं। विद्युत उत्पादन का सबसे बड़ा स्रोत ये नदी घाटी। अगर नदी नहीं रहेगा सर तो विद्युत का उत्पादन नहीं होगा, और विद्युत का उत्पादन नहीं होगा तो मेरे घर में वेपर लाइट कैसे जलेगा, आपके घर में बल्ब कैसे जलेगा, नहीं जलेगा मेरे यारो। ठीक है, तो हमने यही बोला है जल विद्युत शक्ति उत्पादन, जल विद्युत शक्ति, बोलो ना रे, नहीं बोल बे, बोलो नो, हाँ, विद्युत शक्ति उत्पादन में वृद्धि और औद्योगिकरण। आइएगा 3 नंबर में कहता है बाढ़ नियंत्रण और बीमारियों को रोकथाम में सहायता करना। सर नदी घाटी परियोजना के ही वजह से बाढ़ और बीमारियों को रोकथाम करना। सर अगर बाढ़ अगर आ जाती है सर तो नदी घाटी नहीं रहेगा सर तो हम लोग फिर
पानी कहाँ जाएगा, नदी में ही पानी जाता है ना सर। तो ये हम लोग बीमारियों एक प्रकार से बीमारियां भी है, ठीक है सर। आना तो हमने क्या बोला है कि बाढ़ नियंत्रण, बाढ़ को नियंत्रण करने का सबसे मुख्य स्रोत क्या है सर, नदी घाटी। अगर नदी नहीं रहेगा सर तो हमारे घर तक जो पानी जम जाती है वो पानी कहाँ जाता, नहीं कहीं जाता। नदी है तब तो पानी नदी में जाता है सर, ठीक है। तो क्या बोला, बाढ़ नियंत्रण और बीमारियों को रोकथाम में सहायता। फिर कहता है सर मछली फार्मिंग का विकास। अगर हम लोग जो मछली फार्मिंग करते हैं सर, मछली का जो हम लोग पालन करते हैं उसका विकास फिर कैसे होता, नहीं होता मेरे यारो। तो हमने यही बोला सर मछली फार्मिंग का विकास, ठीक है। आना 5 नंबर में आना सर। 5 नंबर में हमने क्या लिखा है कि ए भाई तू काहे से करने लगा, रुक जा रुक जा रुक जा। ये काहे ऐसे हो गया सर जी, हाँ आ जाना। हमने क्या लिखा 5 नंबर में, लिखा है ना सर कि इस बात को और समझ लेना सर आप लोग शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, कि भूमि कटाव। क्या हमने लिखा है सर, ये भूमि, हाँ इक्की लिखा गया रे, हमने लिखा है सर भूमि, ठीक है। हमने क्या लिखा है, ये भूमि, भूमि कटाव रोककर उसे कृषि योग्य बनाना। भूमि जो कटता है सर बाढ़ की पानी से, जो भूमि कटाव होती है सर, उसको भूमि कटाव रोककर उसे कृषि योग्य बनाना। उसे क्या करना है, कृषि योग्य बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है सर, जितना भी हमने लिखा है ना उसको एक बार आपको बोलना है सर, और हम बोलेंगे और आपको बोलना है, क्योंकि सर मैं पढ़ाता हूं आपको, एग्जाम सेंटर पे आपको बैठना, ठीक है। चलो आना कहता है सिंचाई और भूमि का वैज्ञानिक उपयोग एवं प्रबंधन। हाँ ऐसे बोलते जाना। जल विद्युत शक्ति उत्पादन में वृद्धि, ये वृद्धि है, ठीक है। टाइपिंग में वृद्धि ऐसे लिखा था, इस शॉर्ट हैंड टाइपिंग नहीं मारा है, ठीक है। और औद्योगिकरण। आना फिर कहता है बाढ़ नियंत्रण और बीमारियों को रोकथाम में सहायता। फिर हमने क्या लिखा, मछली फार्मिंग का विकास। फिर हमने क्या लिखा है सर, भूमि। हमने क्या लिखा है, भूमि है ये, ठीक है। कहेगा सर एकरा में शॉर्ट हैंड कौन मारेगा, आना ये भूमि है सर, ठीक है। ये भूमि कटाव रोक कर उसे कृषि योग्य बनाना, ठीक है। चलिए आइएगा सर सवाल नंबर हम लोग 60 की तरफ आते हैं। 60 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से आइएगा मेरे यारों, और एक बात को और समझिएगा सर। कहता है ना सर एक बड़ा शिद्दत से बड़ा गाना है, गा दूं सर, आपका गाना बड़ा बदबू देता है, आए सुनो भाई सुनो, नहीं गाएंगे, आओ गाएंगे, गाना बिना गैले तो हम रहेंगे नहीं सर, बट पहले आओ इधर देखते हैं, क्योंकि सर आज कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा सवाल को हमको देखना है, ठीक है। इसलिए थोड़ी सी पेशेंस बना करके रखना पड़ेगा। मैसेज तैसेज बंद कर दो, ठीक है। तुम लोग को जितना मैसेज आता है ना बाबू सोना का, सब बंद कर दो, वरना उनके घर तक हम पहुंच करके उनकी मम्मी पापा से तुम्हारा पिटवाई करवा देंगे। सर बंद कर देते हैं, कर दो। आना कहता है सुखाड़ से बचाव के तरीका का वर्णन करें। हम लोग सुखाड़ से कैसे बचाव कर सकते हैं, इसकी तरीका का वर्णन करें। हमारे गांव में, हमारे इलाके में जो सुखाड़ घोषित होता है सर, उससे हम लोग कैसे बचाव करेंगे, इसकी तरीका को लिखे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं ना सर, तो हम लोग तरीका बता सकते हैं ना, हाँ तो तरीका को बताना है। आना कहता है सुखाड़ से बचाव के तरीकों निम्नलिखित है। हम लोग सुखाड़ से बचाव के लिए निम्नलिखित तरीका है, बट हम लोग तरीका अपनाते नहीं है। पहला तरीका क्या है सर, अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाया जाए। अगर पेड़ पौधा अधिक से अधिक मात्रा में रहेगा तो वर्षा ऑटोमेटिक होगी। हमने क्या बोला, अगर आपके इलाके में पेड़ पौधा अधिक मात्रा में है तो वर्षा ऑटोमेटिक होगी, और जब वर्षा होगी तो सुखाड़ घोषित होगी। अरे बकुम नहीं होगी, जहां वर्षा होगा तो वहां सुखाड़ घोषित होगा रे, नहीं वहां बाढ़ घोषित होगा, एस या नो। तो सर हम लोग अपने इलाके में पेड़ पौधा अधिकतम से अधिकतम मात्रा में लगाने की कोशिश कीजिए सर, तभी वहाँ की वर्षा होगी। हमारे गांव तरफ चल जाओगे ना तो तुम लोग ताड़ का पेड़ खूब दिखेगा सर। आम अमरूद का पेड़ तो नहीं दिखेगा उतना, बट ताड़ का पेड़ इतना दिखेगा ना सर, क्योंकि सर उसको लगाने में किसी की ज़रूरत नहीं पड़ता है। कोबा को बिक दो, ताड़ ऑटोमेटिकली जम जाता है सर, ठीक है। ना तो हम लोग ना मतलब फालतू की चीज़ पे, मगनी की चीज़ पे ना कैसे छोड़ देते हैं। फ्री का चीज़ कहता है ना, फ्री का चंदन लगा भर नहीं रहा। आना सर कहता है ना सर अधिक से अधिक पेड़ पौधों लगाया जाए, ठीक है। आना लोग कहता है पूर्णिया, कटिहार, इस सब सुपौल, इस सब तरफ, मधेपुरा, दरभंगा की तरफ बाढ़ इतना ज़्यादा क्यों आता है, पानी इतना ज़्यादा क्यों पड़ता है, क्योंकि सर पता है उधर पेड़ पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, इसीलिए। और तुम चले जाओ नवादा, गया, जहानाबाद, पेड़ पौधा मिलेगा रे, सुखाड़ घोषित होता है उन्हें। आना कहता है सर अगला क्या कहता है, कुआं, तालाब और नहर आदि का निर्माण कर वर्षा जल का जमाव किया जाए। अब देखो सर पानी
के जमाव हमको करना चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या होनी चाहिए, नदी होनी चाहिए, तालाब होनी चाहिए, कुएं होनी चाहिए, ये सब में वर्षा का जमाव करनी चाहिए। तो नहीं, वर्षा का पानी जाने मन होगा उन्हें जाएगा। अब फिर 2 महीने के बाद कहेगा कि रे धान कैसे पाटी। सर वर्षा की पानी को जमाव करोगे तब तो पार्टी, काहे ना पार्टी पार्टी आना सर, वो वाला पार्टी ना, ये वाला पार्टी। कहता है कुआं, तालाब और नहर आदि का निर्माण कर। कुआं का निर्माण कीजिए, तालाब का निर्माण कीजिए और नहर का निर्माण कीजिए। आदि का निर्माण करके वर्षा जल का जमाव किया जाए, ठीक है सर। सुखाड़ ऑटोमेटिकली घोषित नहीं होगा। हम लोग कुआं का इस्तेमाल करेंगे, तालाब का इस्तेमाल करेंगे, पानी जब खत्म हो जाएगा सर तो इसी पानी से हम लोग सिंचाई कर लेंगे, फिर कहां से सुखाड़ घोषित होगा, ठीक है सर। आना अगला कहता है सर कि नदियों का आपस में जोड़कर नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। मतलब एक नदी को दूसरे नदी से जोड़ करके एक छोटा सा नहर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए प्रत्येक गांव में, जिससे सुखाड़ घोषित ना हो। अब सोच सर, हमने क्या बोला, एक नदी को दूसरे नदी से जोड़कर छोटे छोटे नहरों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जिससे किसी भी गांव में सुखाड़ घोषित की समस्या ना हो, या किसी भी एरिया में सुखाड़ घोषित की समस्या ना हो। हमने क्या बोला है, कोसी नदी को गंगा नदी से जोड़ दो, जुटल तो ये, और इस दोनों को जोड़ने के बाद सर एक छोटा छोटा नहर का इस्तेमाल कर दो सर, जो प्रत्येक गाँव को वो नहर जोड़े, फिर प्रत्येक गाँव में सुखाड़ घोषित होगा ही नहीं, ठीक है सर। तो हमने क्या बोला है सर, हमने बोला है कि नदियों को आपस में जोड़कर नहरों का निर्माण किया जाए, ठीक है। नदियों को आपस में जोड़ दीजिए और नहरों का निर्माण कीजिए। फिर कहता है वायु प्रदूषण को कम किया जाए। वायु प्रदूषण को कम किया ना सर, हम तो फटफटिए पे चलम, दावे के एक्सलेटर इतना तो मार देगा फटफटिया में, इतना एक्सलेटर फटफटिया में तो नहीं समझता, अरे बाइक है ना सर, थोड़ी सी मैं ठेठ आदमी हूँ, ठीक है। चलो आप जरा बताना सर 5वां नंबर में कि मतलब सुखाड़ का निवारण के लिए 5वां क्या है, मतलब सुखाड़ को क्या बोला है रे, सुखाड़ से बचाव के लिए 5वां क्या तरीका हो सकता है सर। आपके दिमाग में 5वां नंबर में कोई तरीका है तो आप शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, और सबको करना पड़ेगा, चाहे तुम्हारे अंदर कोई सा दिमाग काहे नहीं काम कर रहा, लेकिन करना पड़ेगा कमेंट सर। नहीं करोगे सुन ले रे बबुआ, कहता है ना सर कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, हम तो नहीं भूले हैं सर जी, बट कभी प्यार हुआ ही नहीं जो भूले कभी। आना सर, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना, एक बार मेरे साथ बोलना और सबको ही बोलना सर, नहीं बोलोगे ना तो टिक के पीछे से कट जाएगा सर ऑटोमेटिकली, बट बोल दोगे ना तो प्यार हो जाएगा सर पढ़ाई से। कहता है सुखाड़ से बचाव के तरीका निम्नलिखित है। 1 नंबर में अधिक से अधिक पेड़ पौधों का लगाया जाए, अधिक मात्रा में पेड़ पौधा लगाएंगे पानी ऑटोमेटिक पड़ेगा। कुआं, तालाब, नहर आदि का निर्माण किया जाए, निर्माण कर वर्षा का जमाव किया जाए, ठीक है सर। आना 3 नंबर में नदी का आपस में जोड़कर नहर का निर्माण किया जाए। कहता वायु प्रदूषण को कम किया जाए, कहानी खत्म है। 5 नंबर में आप जरा कमेंट करके बता दीजिएगा सर। अगला कहता है जब विद्युत उत्पादन में कौन कौन से मुख्य कारक है। कहता है सर क्या कि विद्युत उत्पादन में, जल विद्युत उत्पादन में, काहे बाबू, कहता है जल विद्युत उत्पादन में, क्या कहता है, जल विद्युत उत्पादन में उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। ये सवाल नंबर कितना है, 61 है, बट सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट टू डायरेक्ट, ये सब क्वेश्चंस का ना डायरेक्ट टू डायरेक्ट पता है कहाँ रिलेशन है, बोर्ड एग्जाम से। डायरेक्ट टू डायरेक्ट, इन्हें उन्हें कहीं नहीं जाएगा सर, ये सब सवाल ना तो इन्हें भटकेगा ना तो उन्हें भटकेगा, सीधे ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम में जाके अटैच करेगा सर, ठीक है। और एक बात और आप सबको मैं बता देना चाहता हूं सर कि हमने साइंस में 110 क्वेश्चन करवाए हैं, और उसके सिवा भी हमने और बहुत सारे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन करवाए हैं, मतलब बहुत सारा सवाल हम करवाए हैं, ठीक है। सोशल साइंस, हिंदी, मैथ में जितना भी हम क्वेश्चन करवाए हैं ना, और जितना हम करवा रहे हैं ना, तो वो सब सारा VVI सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का PDF नोट्स मिलेगा सर। ये PDF नोट्स उनके लिए है जो लोग YouTube से लिख नहीं पाते हैं, जो लोग कोढ़िया है अपने भाषा में बोले तो, ठीक है। बट एक चीज़ और मिलेगा, बट 2 चीज़ को खुल के बोलेंगे ना रे तो हम लोग खोल के जेल चले जाएगा, हाँ, इसलिए इसको खुल के नहीं बोलेंगे सर, ठीक है। अब आना जिनको ज्वाइन होना है सर ये ग्रुप में, तो पिछले साल की तरह फिर हम इस बार भेजबे करेंगे, ठीक है। पिछले बार तो हम टेलीग्राम में भी भेज दिए थे, लेकिन इस बार प्राइवेट ग्रुप में भेजेंगे सर, क्योंकि इसके लिए भी उनको खर्चा देना पड़ता, ठीक है ना। अब बकलोला इतना काट के कुछ और मत तुम लोग कर देना, ठीक है। आ जाना इसमें, जिनको ज्वाइन होना है ना सर प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके लिए ना आपको 99 रुपये पेमेंट करना पड़ेगा, पे फोन चाहे पेटीएम से। कहाँ पे करना है तो आपके सामने एक नंबर दिखाई दे रहा होगा 72 वाले नंबर, इसी नंबर पे आपको पेमेंट करके इसी नंबर
के व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है। ये नंबर पे व्हाट्सएप भी चलता है, ठीक है। इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है व्हाट्सएप पे कि सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। मिनट भर के अंदर में आपको इधर से ओके का मैसेज चला जाएगा और पिछला पीडीएफ जितना भी सबके पास गया होगा वो सारे पीडीएफ आपके पास भी भेज दिया जाएगा और आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा। प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है सर कि वहां पे ना तो आप किसी का नंबर देख पाइएगा ना तो आपका नंबर देख पाएगा कोई, बस आपके पास ब्रास्केट के थ्रू मनी मेरा नंबर बन करके आपके पास मैसेज जाएगा, पीडीएफ जाएगा, ठीक है सर। आना ये कोई ग्रुप नहीं सर, ये ब्रास्केट होता है सर, ठीक है, जिसके थ्रू पीडीएफ आपके तक जाता है, ठीक है सर। तो जिनको ज्वाइन होना है तो आप ज्वाइन हो सकते हैं और ये नंबर पे कॉल करने का अलाउ नहीं है। तुम लोग चौंक गया होगा तो कॉल कहाँ करें सर, देखो ये नंबर मेरे पास नहीं रहता तो आपको कुछ प्रकार से गलत बात बोल दिया जाएगा तो आपको दुख लगेगा, ठीक है। तो ये नंबर पे आपको कॉल करने के अलावा नहीं, आप ये नंबर पे व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपको रिप्लाई मिल जाएगा सर, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूसरी रात में वीडियो कॉल कर देना, चल जी देखा ना हम कैसे पढ़ाता नहीं बकला, देखो इधर आना सर, आइएगा। हम लोग क्या कहते हैं थोड़ी सी गौर कीजिएगा। हाँ, कहता है जल विद्युत उत्पादन के, कहता है जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। कहता है जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारक निम्नलिखित है। कहता है जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारक निम्नलिखित है। बोला कौन कौन से कारक है तो इसके निम्नलिखित कारक है, ठीक है। पहला, लगातार बहती हुई जल की धारा। अगर विद्युत उत्पादन करना है सर तो लगातार जल की धारा बहती रहनी चाहिए। हमने क्या बोला है, लगातार बहती हुई जल की धारा। अगर जल विद्युत उत्पादन करना है तो लगातार जल की धारा बहते रहना चाहिए, ऐसे ऐसे बहना चाहिए। हाँ, अगला कहता है नदी मार्ग से तीव्र ढाल होनी चाहिए। नदी जो होना चाहिए सर वो ऐसे नहीं होनी चाहिए, नदी ऐसे नहीं होनी चाहिए, नदी की ढाल ऐसे होनी चाहिए, ताकि जब नदी की ढाल ऐसे रहेगा तो इससे जल जो है वो तेजी मात्रा में आएगा। नदी अगर ऐसे रहेगा सर तो जल इससे तेजी मात्रा में जाएगा, नहीं जाएगा। नदी ऐसे ढाल रहेगा सर तो यहाँ से पानी तेजी मात्रा में जाएगा। तुमने यही बोला सर कि नदी मार्ग में तीव्र ढाल होनी चाहिए, ज़्यादा ढाल होनी चाहिए। जल की धारा में तेजी गति होनी चाहिए, जल की जो धारा होगा सर वो तेज गति से बहाव होनी चाहिए जल की धारा में, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी एकदम इच्छे जा रहा है, पानी एकदम तेज गति में जाना चाहिए, तभी जल विद्युत का उत्पादन हो सकता है सर, ठीक है। आना कहता है प्राकृतिक जल प्रपात होनी चाहिए सर, ठीक है, वो प्राकृतिक जल प्रपात होनी चाहिए, ठीक है। कहता है विद्युत उत्पादन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान आदि, इसमें विद्युत उत्पादन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान भी होना चाहिए सर। अब बताना सर जी शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से कि इसको देखने के बाद आपको फील नहीं हो रहा कि ये सब सवाल बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछ रहा है। हाँ सर, जब पूछ रहा है ना रे तो अब हमारा साथ बोलो आके, जो ना बोली नू अगर शादी यूँ ना होवे। हाँ तो हमारा साथ बोलो, अब तो सब बोलेगा, पता है ना। देखो सर, बोल के पढ़ने से न सर आपका दिल और दिमाग दोनों हमारे पास रहेगा। ऐसे भी तो हम दिल और दिमाग आपको भटकने देते नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ ना कुछ आपके अंदर डालते रहते हैं सर। कुछ ना कुछ मतलब क्या है, हाँ आना कहता है जल, क्या कहता है सर, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है। हमने क्या बोला, जल विद्युत उत्पादन के कौन कौन से मुख्य कारक है, तो मेरे साथ बोलो, इधर आओ। हमने फिर क्या नीचे लिखे रही है, देख बोलो। कहता है जल विद्युत उत्पादन के मुख्य कारक, बोलो ना सर जी, निम्नलिखित है। थैंक यू गुरुजी। आना अगला हमने क्या लिखा है सर, एक नंबर में लगातार बहती हुई जल की धारा। बोलो बोलो बोलो, लगातार बहती हुई जल की धारा। थैंक यू मेरे भाई। आना, और जो ना बोलेगा नू रात में देखना सपना में हम आएंगे भूत बन के। अगला कहता है नदी मार्ग में तीव्र ढाल। नदी का जो नदी मार्ग में जो होनी चाहिए ढाल वो तीव्र ढाल होनी चाहिए, ठीक है सर। आना कहता है जल की धारा में तेज गति होनी चाहिए। जल की धारा में तेज गति होनी चाहिए, धीरे धीरे जल नहीं जाने चाहिए। फिर कहता है प्राकृतिक जल प्रपात होनी चाहिए, ठीक है सर। आना कहता है विद्युत उत्पादन हेतु वैज्ञानिक ज्ञान होनी चाहिए। विद्युत उत्पादन के लिए वैज्ञानिक ज्ञान भी होनी चाहिए, मतलब साइंस का ज्ञान होनी चाहिए, ठीक है सर। चलो यहाँ तक सबको क्लियर। अब बता देना शिद्दत से मेरे यारों की ये क्लास आपको कैसा लगा, कैसा लग रहा है, लगा नहीं और कैसा लग रहा है, क्योंकि ये क्लास अभी और आगे चलेगा, ठीक है सर। आना अगला क्वेश्चंस की तरफ आना सर, 62 नंबर सवाल की तरफ आना। अगर क्लास अच्छा लग रहा है ना सर तो एक बार कमेंट बॉक्स में करके बता दो ना। अगर उनका फोटो लग जाता होगा ना, तुम लोग को स्टेटस में आ जाता होगा तो खूब कमेंट करता होगा तुम लोग, बकलोला कमेंट करके बताओ कैसा लगा क्लास, ठीक है सर। और शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से उन घर तक पहुंचा देनी है सर जिन घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं था सर। हाँ, मेरा बस एक ही गो उद्देश्य है सर कि उन घर तक शिक्षा जानी चाहिए जिन घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि कहता है ना से शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा।
क्योंकि सर इंसान जो गरीब होता है ना सर, वो शिक्षा से गरीब होता है, संपत्ति से इंसान गरीब नहीं होती है। तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से शेयर कर दो सर, और चैनल पे जो भी लोग ने वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो सर, ठीक है। आना 62 नंबर सवाल की तरफ। सर 62 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, पूरा मत करना, ठीक है। पूरा करोगे दिक्कत होगा सर, ये नहीं चाहते सर कि आपको दिक्कत हो, ठीक है। बट आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, पढ़ते रहिए सर, क्योंकि सर मैं आपको पढ़ाने के लिए मैं जिंदाबाद हूँ, ठीक है। आना सवाल नंबर अगला की तरफ आना 62 नंबर कहता है, भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई, संक्षिप्त वर्णन करें। संक्षिप्त मतलब पता है क्या, कम टाइम में वर्णन करें, ज़्यादा भाषा में नहीं, कम में भाषा में लिखना है और वर्णन कर देना है सर, ठीक है। कहता संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में वर्णन करें, पूरा डीपली में नहीं, संक्षिप्त मतलब शॉर्टकट में वर्णन करें, ठीक है। आना शॉर्टकट तुम लोग कभी खेला है रे, नहीं खेला है, एगो नहीं छोड़ो, नहीं बोलेंगे, आ जाओ। कहता है ना सर कि तेरी आंखों में आए, सॉरी सर देखो इधर, कहता है ना सर, पता है क्या कहता है, कहता है भारत में सहकारिता की शुरुआत किस प्रकार हुई और संक्षिप्त वर्णन करें। कहता है भारत में सहकारिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में। अब आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि भारत में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कब हुई, 1904 ईस्वी में हुआ, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम सहकारिता की शुरुआत कब हुई, तो 1904 में हुई, रट ले, हाँ। फिर कहता है में हुई, एक सहकारिता शाखा सीमित नियम पारित होने के साथ हुई। कहता है सर ये फिर क्या बोला है सर, एक सहकारिता शाखा, एक सहकारिता शाखा, क्या बोला है सर, एक सहकारिता शाखा, एक सहकारिता शाखा शाखा सीमित नियम पारित होने के साथ हुई। ये कहता है ना सर 1904 ईस्वी में एक सहकारिता शाखा, कौन सा एक, कौन एक सहकारिता शाखा सीमित नियम, सहकारिता शाखा सीमित नियम पारित होने के साथ हुई। सहकारिता शाखा सीमित नियम पारित होने के साथ हुई। फिर हमने क्या बोला सर, इसमें सुधार के लिए, फिर जब ये सहकारिता का जब की शुरुआत हुई 1904 ईस्वी में, तो फिर इसमें सुधार के लिए कुछ गड़बड़ी था, तो इसमें सुधार के लिए सन 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। उस सहकारिता की शुरुआत जब 1904 ईस्वी में हुआ था तो उसमें कुछ गड़बड़ी था, फिर इसको सुधार के लिए सन 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। अतः 1914 ईस्वी में कौन, मैकलेन, कौन मैकलेन, कौन मैकलेन, कौन मैकलेन, कौन मैकलेन सीमित नियुक्त की गई। अच्छा अब देखो सर, हमें क्या बोला है कि अतः 1914 ईस्वी में मैकलेन सीमित नियुक्त की गई, जिसमें भावी, भावी का मतलब पता है क्या होता है, भावी का मतलब बोला, भावी मत समझ लेना, भावी का मतलब होता है, वावी का मतलब, वावी का मतलब होता है सर आने वाला, ठीक है। वावी का मतलब क्या होता है सर, आने वाला, ठीक है, आने वाला, ठीक है, क्या होता है, आने वाला। वावी का मतलब होता है सर आने वाला, ठीक है, आने वाला, ठीक है। आने वाला रूपरेखा तैयार की, मतलब आने वाला रूपरेखा तैयार की। तो हमने क्या बोला सर कि अतः 1914 ईस्वी में मैकलेन सीमित नियुक्त की गई। कौन सीमित नियुक्त की गई, मैकलेन सीमित नियुक्त की गई, जिसमें वावी रूपरेखा तैयार की, जिसमें वावी रूपरेखा तैयार की। इसका संचालन अब राज्य सरकार द्वारा होती है। अब इसका जो संचालन है ना सर, वो किसके द्वारा होती है, राज्य सरकार द्वारा होती है, ठीक है। किसके द्वारा होती है, राज्य सरकार द्वारा होती है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, आपने तो यही बोला गुरुजी ना, क्या बोला रे, सुना भाई, हमने बोला है सर कि भारत में सहकारिता की शुरुआत, किसका शुरुआत, बाले नहीं है सर, मतलब हम सोचते हैं कि ऐसे करते हैं तो मेरा भी हिप्पी ऐसे हो जाता है, बट हो जाएगा 6 महीना में, देखो ना तुम लोग आना। कहता है सर क्या कि भारत में सहकारिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता शाखा सीमित नियम पारित होने के साथ हुई थी। कौन नियम पारित होने के साथ हुई थी, सहकारिता शाखा सीमित नियम पारित होने के साथ हुई। इसमें सुधार के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। अतः 1914 ईस्वी में मैकलेन सीमित नियुक्त की गई। कौन सीमित नियुक्त की गई, मैकलेन सीमित नियुक्त की गई, ठीक है। जिसमें भावी रूपरेखा तैयार की। इसका संचालन अब राज्य सरकार द्वारा होती है।
बस एक बार तुम लोग मेरे साथ बोल दो, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बोल दो यारो। नहीं बोलोगे सर, तभी तो पता है क्या कहोगे कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे, और जैसा मेरा प्यार है जान तुझे किया हूँ। आना कहता है क्या सर कि भारत में सहकारिता की शुरुआत सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में एक सहकारिता शाखा सीमित नियम के साथ हुई, सीमित नियम पारित होने के साथ हुई। ठीक है सर, यहां तक क्लियर। कौन नियम पारित होने के साथ हुई? सहकारिता शाखा सीमित नियम पारित होने के साथ हुई। फिर कहता इसमें सुधार के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। इसमें सुधार के लिए 1912 ईस्वी में एक और अधिनियम बनाया गया। ठीक है सर। अतः 1914 ईस्वी में मैकलेन समिति नियुक्त की गई, जिसमें भावी रूपरेखा तैयार किया। इसका संचालन अब राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। चलो यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। अच्छा तुम लोग सोचो मेरे भाई, सवाल को समझने में इतना टाइम लेते हो तुम लोग से कैसे कोई पढ़ जाती होगी यार। सर देखो, ज़िंदगी में सबको समझ पाओगे, बट किसी लड़की को समझना ना बड़ा मुश्किल वाला हार्ड वर्क है। कहेगा ना सर जी मेरे लिए तो वही ईजी है। हमको पता था तुम लोग से, यही हमको उम्मीदें था कि तुम लोग यही बोलवे करोगे। सर जिंदगी में चाहत होनी चाहिए, शिद्दत होनी चाहिए कोई काम को करने के लिए। सर जिंदगी का हर काम आसान है, जितना एफर्ट आप लोग उसके ऊपर लगाते हैं ना, लड़की के ऊपर, उससे बस 50% ताकत आप पढ़ाई के ऊपर लगा दीजिए। मैं कहता हूँ सर कि ज़िंदगी में कभी आपको धोखा नहीं देगा। वो कब चल जाएगी ना पता नहीं चलेगा तुम लोग को। हाँ तो फिर देर किस बात की सर, आज से हम सब संकल्प लेंगे अपने आप में कि सर अब के बाद उस पे ताकत ना लगा करके इस पे ताकत लगाएंगे। ज़िंदगी बदल देगा मेरे यारों। हाँ बस ज़्यादा नहीं, 16 से 22 साल तक की उम्र में, बस 16 से 22 साल उम्र तक पढ़ाई कर लो। 23वां साल ना सर ऑटोमेटिक आपकी जवानी उखाल मारेगी। कहेगा सर जवानी तो 16 से 22 से होता है ना, रे बकलुल्ला 53 साल तक होता है सर। ठीक है आ जाओ। तो बस मैं आपसे देखो सर, मैं हमेशा से, मैं कोई भी बात बोलता हूँ थोड़ी सी खुले दिल का बोलता हूँ। ठीक है क्यों सर, इंसान छुपा हुआ क्या बोलना है सर, खुल के बोलो। बहुत सारा बच्चा समझ नहीं पाते हैं, छुपा छुपी बात बोलते हैं सर, तो खुल के बोलता हूँ सर, शिद्दत से समझ लेना। हाँ ठीक है आना। कहता सर स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं? ये जो सहायता समूह है ना, वो महिलाओं के ऊपर ज़्यादा एफर्ट हो, मतलब सही रहता है। ठीक है आना। कहता है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों, खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिका, क्या अनौपचारिका, ठीक है सर, अनौपचारिका समूह होता है। कौन समूह होता है? अनौपचारिका समूह होता है, जो अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण, कौन ऋण? लघु ऋण। ठीक है, लघु ऋण मतलब कम मात्रा में ऋण है, पैसा लेता है, कर्ज लेता है, लघु ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और आर्थिक गतिविधियों को चलाकर अपना तथा गांव का विकास करते हैं। सवाल नहीं बुझाइला गुरुजी, हमरो पता था नहीं बुझाया होगा। हमरो गुरुजी ऐसे पढ़ाते थे ना तो हमरा बुझाई भी नहीं करता था, तो हमको कहीं कहीं लगता था कि मेरा दिमाग एक कमज़ोर है। नहीं सर, आपके गुरुजी का दिमाग कमज़ोर है सर, सबका दिमाग इतना ही हुआ है सर। ठीक है, बट हमें ये समझना है कि आपके दिल तक कोई बात कैसे जाएगा, इसके लिए मेरे ऊपर डिपेंड करता है सर। ठीक है, बट कहेगा सर हम बच्चे से कमज़ोर है इसीलिए हमारा समझ में नहीं आता है। ये दिमाग सोच से ये बात दिमाग से हटा दो, बस हमारे साथ जुड़े रहो, फिर 10 दिन के बाद ये बातें भूल जाओगे, फिर कहोगे रे हम लाइम 400 से पार। सर लाओगे, शिद्दत से पढ़ लो ना मेरे पूरे क्लास। ठीक है चलो आना। क्या आता है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में। देखो सर, ये स्वयं सहायता समूह जो है सर वो ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होता है। ठीक है, शहरी क्षेत्रों में नहीं। शहरी क्षेत्रों में तो ये रूमा से रूमा वाला रिलेशन नहीं रहेगा। हाँ भाई बताता हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ सर, जहाँ मैं रहता हूँ ना वहाँ पे ना लगभग 1 साल तो नहीं हुआ, 5-6 महीना, वो बगल बगल पहचानता भी नहीं हूँ। तो शहर में यही सब होता है सर, ये वाला रूम इस रूम वाला को नहीं जानेगा। आए भाई
तो ये सब कहाँ से समूह बना पाएगा शहर में? शहर में समूह नहीं होता सर, शहर में घरे में समूह होता है, ठीक है सर। तो ये सब ग्रामीण में सब लागू होता है सर कि 10 को मतलब महिलाएं बैठ गई, 15 को महिलाएं बैठ गई, अपना एक समूह बना करके सर चर्चा। ऐसे गांव में महिला पता है चर्चा पर फेमस होता है, चुगली समझता है, तुम लोग नहीं बोलेंगे, आ जाना। कहता है सर क्या, थोड़ी सी गौर करना। कहता है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में, कहाँ होता है? ग्रामीण क्षेत्रों में। और खास करके ये जो सहायता समूह ये महिलाएं लोग करती है, क्योंकि उन लोग का कुछ काम होता नहीं है। सर थोड़ू है कि चल तू बैंक में जॉब कर, तू जॉब कर। शहर में होता है सर, बीवी भी कमाती है, हस्बैंड भी कमाते हैं, अब बच्चा बेरोजगार, बच्चा स्कूल कोचिंग के लिए नौकर पहुंचाने जाएगा, सर क्या बच्चा के अंदर संस्कार आएगा? आना, बट हम ऐसे नहीं करने देंगे, तुम लोग भी मत करना सर, ठीक है? आना। कहता है स्वयं सहायता समूह, फिर सब क्या बच्चा अपनी मम्मी पापा को पहचानेगा? नहीं सर, नहीं इज्जत देता, ये सब इज्जत नहीं देता है सर। आना। कहता है स्वयं सहायता समूह ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 व्यक्तियों खासकर महिलाओं का एक अनौपचारिक, कौन? अनौपचारिक समूह होता है। कौन समूह होता है? अनौपचारिक समूह होता है सर, ठीक है? कौन समूह होता है? अनौपचारिक समूह होता है, ठीक है? आप सोचना, फिर एक बार मेरे साथ बोलना थोड़ा सा। स्वयं सहायता समूह कहाँ? बोलो 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 ना रे, अरे बोलो ना रे बाबू। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में कहाँ, कितने व्यक्तियों? 15 से 20 व्यक्ति, मतलब 16 भी चलेगा, 17 भी चलेगा, 18 भी चलेगा, 19 भी चलेगा, 20 भी चलेगा, बट 21 नहीं चलेगा, क्योंकि हमने बोला 15 से 20 व्यक्ति हैं, ठीक है? 15 से 20 व्यक्तियों खासकर महिलाओं, 15 से 20 व्यक्तियों का समूह होता है, जिसमें से खास करके महिलाओं की ये काम है ज़्यादा। कहता है महिलाओं का एक अनौपचारिक समूह होता है। कौन समूह होता है? अनौपचारिक समूह होता है, जो अपने बचत तथा, जो महिलाओं का अपनी बचत तथा बैंकों से लघु ऋण, मतलब कम समय के लिए ऋण लेकर अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं। बैंक से लघु ऋण ले करके और अपनी पैसा बचत करके अपने सदस्यों के पारिवारिक जरूरतों को क्या करते हैं? पूरा करते हैं, और आर्थिक गतिविधियां को चलाकर अपना तथा गांव का विकास करते हैं। कितना अच्छा मैंने बोला, गतिविधियां को चलाकर अपना तथा गांव का क्या करते हैं? विकास करते हैं सर, ठीक है? चलो आ जाना, अब आना 64 नंबर सवाल की तरफ सर। ये 63 था ना जी, हाँ ये 63 था, आना 64 नंबर सर। 64 नंबर क्या कहता है? थोड़ी सी गौर करना। कहता है उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता का मतलब हम आप दुकान दिए हुए हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे क्या है? दुकान दिए हुए हैं, और हमने आपके पास गया और हम अपनी जरूरत की चीज़ों आपकी दुकान से खरीदा, तो उपभोक्ता कौन हो गए हम? कहता है जो व्यक्ति अपनी जरूरत की चीज़ों को खरीदना या जरूरत की सेवाएं करना, वो हमारा क्या होता है? उपभोक्ता होता है सर, ठीक है? तो उपभोक्ता का मतलब होता है सर कि आप दुकानदार हैं, हम ग्राहक हैं, ग्राहक ही क्या बनता है? उपभोक्ता बनता है सर, ठीक है? कहता है जब कोई व्यक्ति वस्तुएं, संक्षिप्त बताएं मतलब कम समय में बताएं, ठीक है? कहता है जब कोई व्यक्ति वस्तु या सेवाएं अपने प्रयोग के लिए, जब कोई व्यक्ति, हमने क्या बोला कि उपभोक्ता वो होता है जो किसी चीज को खरीदता है। आप दुकानदार हैं, हमने आपसे आपके दुकान तक हमने हल्दी खरीदने गया, तो उपभोक्ता कौन बन गया? हम, ठीक है सर? आना। आप दुकानदार हैं, आना। तो हमने क्या बोला सर कि जब कोई व्यक्ति वस्तुएं एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। जब कोई व्यक्ति वस्तुएं या सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है, तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, ठीक है? अब पैराग्राफ को चेंज करना। उपभोक्ता बाजार का महत्वपूर्ण अंग होता है। उपभोक्ता जो होता है सर, वो बाजार का महत्वपूर्ण अंग होता है, जो बाजार में 4-4 लाख 5-5 करोड़ रुपया देकर के इन्वेस्ट करके जो दुकान खोले हुए हैं, अगर उसमें ग्राहक नहीं जाएगा सर, तो वो दुकान चौपट्टे न हो जाएगा रे भाई। हाँ, तो यही लेकर आता है सर कि उपभोक्ता जो होता है वो बाजार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, क्योंकि बाजार जो चलता है वो उपभोक्ता के ही आधार पे चलता है। कहता है उपभोक्ता बाजार का महत्वपूर्ण अंग होता है। फिर कहता उपभोक्ता ही ना हो तो बाजार कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। बाजार का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। जब उपभोक्ता ही ना हो तो
जब उपभोक्ता ही ना हो तो मतलब जब उपभोक्ता ही नहीं रहेगा तो बाजार की कल्पना किया जाएगा रे? नहीं किया जाएगा। उपभोक्ता मतलब जब ग्राहक नहीं बाजार में होंगे खरीदने वाले सामान तो बाजार की कल्पना किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है सर, ठीक है। तो ये हमने लिखा है कि उपभोक्ता ही ना हो तो बाजार की कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। उत्पादन की सभी क्रियाएं उपभोक्ता के कारण ही संचालित होती है। उत्पादन की सभी क्रियाएं किसके लिए संचालित होती है? उपभोक्ता के कारण ही संचालित होती है। तो हमने यही लिखा है सर। तो एक बार आइएगा और मेरे साथ बोलिएगा, वो भी प्यार से और मोहब्बत से सर, नफरत नहीं ना है मेरे लिए रे। जो लोग मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं ना सर तो माफ़ कीजिएगा, बस शिद्दत से पढ़ लीजिए, प्यार से मोहब्बत से रिजल्ट दे दीजिए, ठीक है। आना कहता है जब एक बार सर शिद्दत से सब्सक्राइब सब कोई कर देगा सर, ठीक है, अब नहीं बोलेंगे, छोड़ो। आना कहता है सर जब कोई व्यक्ति वस्तु एवं सेवाएं अपने प्रयोग के लिए खरीदता है तो वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता बाजार का, बोलो ना रे बाबू, महत्वपूर्ण अंग होता है। उपभोक्ता ही ना हो तो बाजार का कल्पना भी नहीं किया जा सकता है। उत्पादन की सभी क्रियाएं उपभोक्ता के कारण ही संचालित होती है। चलो सर आ जाना, सवाल नंबर हम लोग कितना आते हैं सर? सवाल नंबर 65 की तरफ। कितना नंबर? 65 नंबर की तरफ, ठीक है। चलो आना, 65 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया। अच्छा, शहर जब से हम लोग के बना सर तब से किन किन नई समस्याओं का जन्म दिया? शहर, देहात नहीं, शहर किन किन नई समस्याओं का जन्म दिया? अब सोचो सर, ये जो शहर है वो किन किन नई समस्याओं का क्या किया, जन्म दिया, ठीक है। अब इस बात को समझना थोड़ी सी। कहता है क्या, शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं का जन्म दिया। हमें बोला है कि शहरों ने किन समस्याओं का जन्म दिया, तो शहरों ने निम्नलिखित समस्याओं का जन्म दिया। पहला, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई। जब से शहर बना तब से कहेगा कि हम घूमेंगे BMW से। अरे तुमको कहाँ पता है कि BMW से कितना प्रदूषित होती है? हाँ, पहले को अब कहेगा बुलेट राजा, बुलेट राजा का नाम लेते तो कुछ और उसमें में आ जाता है, ठीक है। उस पर बहुत ज़्यादा प्रदूषण निकलता है सर। तो यही बोला जाता है जब से शहर का निर्माण हुआ है तब से हम लोग के बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, ठीक है। प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई, ठीक है। दूसरा, शहरों में 10 मजदूरों की जनसंख्या शहरों में मजदूरों की समस्या तीव्र गति से क्या हो गई, उत्पन्न हो गई सर। शहरों में मजदूरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा। ये काट देना, तुमको टाइपिंग करने नहीं आता है, कितना गलत है, कैसे शादी होगा तुम्हारा। यहाँ 10 रखने की क्या जरूरत है, बकलोल। हाँ देखो कितना गलत है। आइए सर हम लोग देखते हैं, बाकी छोड़िए सबको, ठीक है। चलो कहता है क्या सर कि शहरों ने हमें, हाँ क्या बोला कि शहरों ने किन नई समस्याओं का जन्म दिया, तो शहरों ने निम्नलिखित नई समस्याओं का जन्म दिया। पहला, प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हो गई शहर की वजह से। शहरों में मजदूरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा। शहरों में मजदूरों की जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ा। शहरों में आवासीय मतलब रहने का, आवासीय का मतलब होता है रहने का। शहरों में आवासीय का मतलब होता है रहने का। शहरों में आवासीय समस्या उत्पन्न हुआ, मतलब शहरों में रहने के लिए समस्या उत्पन्न हुआ। अब तो क्या होता है ना, मुंबई तुम्बई तरफ जाओगे ना सर तो एगो रूम है, ठीक है। रूम में क्या रहेगा कि यहाँ पे एगो बेड है, तब बेड के ऊपर में एगो बेड लगल रहेगा, एगो ऊपर में बेड लगल रहेगा, ऐसे बेड लगल रहेगा। एक आदमी इसमें सोएगा, एक आदमी इसमें सोएगा, एक आदमी इसमें सोएगा, एक आदमी से सोए बगलो। ये जिंदगी आयु सीमा घटवे नु करेगा रे भाई, ठीक है सर। तो सबसे फ्रेश सबसे मस्त गाँव होती है सर, है ना। कहता है ना सर ये गांव का मिट्टी है, हाँ ये गांव का चेहरा है, ठीक है सर। आना, क्योंकि भारत जो होता है सर वो गांवों का देश है, ठीक है। आना, कहता है सर क्या कि शहर में आवासीय रहने का समस्या उत्पन्न होता है सर। आवासीय मतलब होता है रहने का। जन कल्याण भवनों का कमी आई,
जन कल्याण भवनों का क्या हुआ, कमी आई। कहता है मजदूर बेरोजगारी में वृद्धि हुई। मजदूर और बेरोजगारी में क्या हो गया, वृद्धि हो गया। किससे, शहर से। ठीक है सर, आना। तो हमने पहला क्या बोला सर, आप एक बार मेरे साथ बोलिएगा, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। वो कह रहा है सर तो नहीं मैसेज आवा था, नहीं देख ली। अगर मैसेज देखोगे ना सर तो तुमको हम देख लेंगे आज। हाँ आ जाओ इधर। कहता सर शहरों ने किन किन नई नई समस्याओं का जन्म दिया, तो शहरों ने निम्नलिखित, बोलो ना जी। हाँ आना। पहला कहता है प्रदूषण की, थैंक यू सर। कहता है शहरों में मजदूरों की जनसंख्या में तीव्र गति से बढ़ा। कहता है शहरों में आवासीय मतलब रहने की समस्या उत्पन्न हुआ। जन कल्याण भवनों की कमी हुई। कहता है मजदूर बेरोजगार में वृद्धि हुई। ठीक है सर, चलो आ जाना अगला क्वेश्चन की तरफ आना। 66 नंबर। 66 नंबर क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना 66 नंबर कि हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। कहाँ, हिंद चीन में फ्रांसीसी प्रसार का वर्णन करें। कहता है क्या सर कि 17वीं शताब्दी मतलब 1916 लगभग, ठीक है 1600 लगभग, हाँ 1600 ईस्वी में। कहता है 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी, 17वीं शताब्दी तक हम लोग 21वीं शताब्दी में भी जिंदगी जी रहे हैं। ठीक है, कहता है 17वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। आए सोचो रे बाबू कि उसी टाइम 17वीं शताब्दी में हिंद चीन मतलब फ्रांसीसी व्यापारी पहुंच गए थे। कहता है 17वीं शताब्दी तक बहुत से व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। इसके बाद फ्रांस ने कोचीन के शासक से संधि कर, फ्रांस ने किससे, कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया। फ्रांस ने क्या किया सर, वो कोचीन के शासक से संधि किया और अपना शक्ति का बढ़ा लिया। किससे संधि किया, तो कोचीन के शासक से संधि किया। किससे, कोचीन के शासक से। किससे, कोचीन के शासन से क्या किया, संधि किया। फिर क्या किया, शासक कर संधि कर उसे शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्रों में ले लिया। अच्छा, कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्रों में ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस ने धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। अब आए सर जी मेरा भेजा में तो 58% गया, अब 100% हम डाल देते हैं। सुन लो तुम, हमने बोला है सर कि 17वीं शताब्दी तक बहुत से फ्रांसीसी व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। कहाँ, कब तक, 17वीं शताब्दी तक बहुत सारे व्यापारी हिंद चीन पहुंच गए थे। इसके बाद फ्रांस ने कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया। किससे संधि किया, तो कोचीन के शासक से संधि कर अपना शक्ति बढ़ा लिया और कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्रों में ले लिया। किसको, कंबोडिया को भी अपने अधिकार के क्षेत्रों में ले लिया। इस तरह 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक फ्रांस ने धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन अपना अधिकार में ले लिया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत, प्रारंभ तक फ्रांस ने धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन को अपना अधिकार में ले लिया। सर आना, अब सवाल नंबर हम लोग आते हैं 67 की तरफ सर, इसके बाद 68 देखेंगे। ठीक है, आना। कहता है 67 नंबर सवाल क्या सर, थोड़ी सी गौर करना। शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। आना सर, मोहब्बत, प्यार, शिद्दत सब कुछ करना। ठीक है सर, बट किसी से प्यार मत करना। करना है तो पढ़ाई से करना है सर, और करनी है तो मम्मी पापा की आंचल से करनी है सर। कहता है बिहार में किसान आंदोलन पर संक्षिप्त लिखे। बिहार में किसान आंदोलन पर संक्षिप्त लिखे। सरकार ने एक कानून लाया था, 3 कट्ठिया कानून। पता है इसमें क्या होता था कि जिसके पास 20 कट्ठा होता था ना सर, उसमें वो 3 कट्ठा में एकदम वो अपना अनुसार से फसल उगाने के लिए बोलता था सर। ठीक है, अब सोचना सर 3 कट्ठिया कानून जब आया था बिहार में, तो लोग तो किसान तो ऑल वर्ल्ड फुटबॉल हो ये नहीं जाएंगे सर। हाँ, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे सर, बट क्योंकि हमको सवाल को देखना है। कहता है बिहार में प्रचलित 3 कट्ठिया व्यवस्था के कारण, बिहार में प्रचलित
कौन कठिया? तिनकठिया के कारण यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। इस व्यवस्था के खिलाफ बिहार में चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह नामक एक किसान आंदोलन हुआ, जो किसके नेतृत्व में हुआ? तो गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है सर। तो हमने क्या बोला है सर कि बिहार में प्रचलित तिनकठिया व्यवस्था, बिहार में प्रचलित तिनकठिया व्यवस्था के कारण यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। यहाँ तिनकठिया कानून के कारण बिहार में जब तिनकठिया कानून लागू हुआ तो बिहार के किसानों की हालात एकदम दयनीय हो गई सर। ठीक है। तो हमने यही लिखा है सर कि बिहार में प्रचलित तिनकठिया व्यवस्था के कारण यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। इस व्यवस्था के खिलाफ, इस व्यवस्था के खिलाफ मतलब विरोध खिलाफ बिहार में चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह नामक एक किसान आंदोलन हुआ। चंपारण आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह नामक किसान आंदोलन हुआ। किसानों के पक्ष को लेकर 1917 ईस्वी में, किसानों के पक्ष को लेकर 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण के इस आंदोलन का शुरुआत किया था। गांधी जी ने चंपारण से ही अपना आंदोलन की शुरुआत कर दी है किसानों के पक्ष में। ठीक है। तो कहता है सर 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण के इस आंदोलन का शुरुआत, चंपारण से इस आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है। तो हमने क्या बोला है सर? हमने बोला है कि बिहार में किसान आंदोलन का संक्षिप्त लिखे, मतलब बिहार में किसान आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन करें, मतलब कम टाइम में कम शब्दों में वर्णन करें। तो कहता है सर बिहार में प्रचलित तिनकठिया व्यवस्था के कारण, कौन कठिया? तिनकठिया व्यवस्था के कारण। ठीक है सर। यहाँ के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। तिनकठिया नियम के कारण बिहार के किसानों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। फिर कहता है सर इस व्यवस्था के खिलाफ बिहार में चंपारण आंदोलन या फिर चंपारण सत्याग्रह नामक एक किसान आंदोलन हुआ। कौन आंदोलन? चंपारण आंदोलन फिर या चंपारण नामक सत्याग्रह नामक एक किसान आंदोलन हुआ। किसानों के पक्ष को लेकर 1917 ईस्वी में, कब? 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण से इस आंदोलन का शुरुआत किया था। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई कठिनाई, कोई परेशानी है तो बता दो मेरे यारों। आपकी सारी समस्या को मैं कर दूंगा सर धुआं धुआं। अब देखना सर, आना सवाल नंबर कितना? कहता आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? कहता आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? कहता आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है कैसे? हाँ। कहता सर आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। कहता यह देश की एकता और अखंडता, यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से, किसी भी देश में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से वहाँ के विकासात्मक मतलब विकास होने के कार्य तथा जन कल्याण योजनाओं को चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है और विकास की प्रक्रिया थम जाती है या फिर धीमी हो जाती है। सर इस बात को समझना। हमने क्या बोला है कि सर जिन देश में आतंकवाद हमला होते हैं ना सर, तो वहाँ की लोकतंत्र जो होता है सर वो काफ़ी मतलब वहाँ के हर चीज़ में, तो जैसे बिहार समझ लो, तो बिहार राज्य में जब ज़्यादा आतंकवाद होता है सर तो बिहार पिछड़ा राज्य हो गया कि नहीं? हाँ। तो आतंकवाद जहाँ भी रहेगा सर, चाहे वो कोई देश में रहेगा तो वो देश बहुत पिछड़ा हो जाएगा सर। अगर राज्य में कोई है तो सर तो वो राज्य बहुत पिछड़ा। अगर गांव में कोई ज़्यादा आतंकवादी करता है सर तो वो गांव एकदम पिछड़ जाता है सर। हाँ क्यों सर? देखो अगर सपोर्टेड मान लो कि अगर तुमको कोई मार दिया, अगर तुम्हारे पिताजी को और कोई कुछ कर दिया सर, या मेरे पिताजी, समझ लो अगला दिन तुम भी आतंकवाद बन जाओगे, हम भी आतंकवाद बन जाएंगे ना। हाँ तो इससे क्या होगा? गाँव पिछड़ा ही होगा ना सर। तो यही होता है सर क्या कि जब पिछड़ापन का मतलब आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत यही है सर। कहता है आतंकवाद लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। देश के एकता और अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है। कहता है किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं के होने से, कहता है किसी भी लोकतंत्र में आतंकवादी दुर्घटनाओं को होने से वहाँ की विकासात्मक
कार्यों तथा जन कल्याण योजनाओं में चलाने में कठिनाई उत्पन्न होती है, या और विकास की प्रक्रिया थम जाती है, मतलब विकास नहीं हो पाता है, या फिर धीमी गति से विकास होता है सर। ठीक है, अब बताना मेरे यारो, हमने आपके लिए टोटल 68 क्वेश्चन करवाया हूं सर। कितना करवाया हूं? 68 करवाया हूं। ठीक है, अब मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि अब आप कमेंट में मत करिएगा सर 120 वाला सीरीज लाइए, 120 वाला सीरीज लाइए। सर लाइए नू 120 वाला सीरीज मत बोलना रे भाई। कहो कैसे सर जी? कि तुम एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का प्लेलिस्ट में चले जाओ यूट्यूब के, वहाँ पे हमने जितना भी क्लासेस करवाया है लगभग 120 क्वेश्चन हो ही गया होगा। अगर नहीं हुआ है सर तो भी हम लगातार सब सोशल साइंस का क्लास लाते रहेंगे। ठीक है, तो सारे क्लासेस को जाकर के कर लीजिए सर। प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है सर, तो थैंक यू, लव यू। तो क्लास कैसा लगा सर? अगर शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। बाकी आप बता देना सर कि आपके अंदर अभी और क्या चाहिए, कौन डोज और चाहिए, इसके बाद फिर हम आपके तक पहुंचाऊंगा। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू।